हेलो बच्चों, हिस्ट्री का जो 4 मार्क्स का बचा हुआ है क्वेश्चन उसे कर लेते हैं। आज 10 नंबर तक दे दिया था, उसके आगे का आज करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में न्याय विभाग की भूमिका क्या थी? आंसर है, मौर्य प्रशासन में न्याय विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। यह विभाग न केवल न्याय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार था, बल्कि यह समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। मौर्य प्रशासन में न्याय विभाग की कुछ प्रमुख भूमिकाएं इस प्रकार थी। न्याय प्रदान करना। न्याय विभाग का मुख्य कार्य न्याय प्रदान करना था। यह विभाग विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई करता था और न्यायपालिका द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार निर्णय लेता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखना। न्याय विभाग कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह विभाग अपराधियों को दंडित करने और समाज में शांति बनाए रखने के लिए काम करता था। विवादों का निपटान। न्याय विभाग विवादों का निपटान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह विभाग विभिन्न प्रकार के विवादों की सुनवाई करता था और न्यायपालिका द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार निर्णय लेता था। न्यायिक प्रशासन। न्याय विभाग न्यायिक प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। यह विभाग न्यायपालिका के कार्यों को संचालित करने और न्यायिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने का कार्य करता था। 12वां नंबर क्वेश्चन है, फतवा ए जहांदारी ग्रंथ में दिल्ली सल्तनत में राज्य के स्वरूप के बारे में क्या कहा गया है? आंसर है, फतवा ए जहांगीर ग्रंथ में दिल्ली सल्तनत में राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित बातें कही गई हैं। पहला है राज्य का धार्मिक स्वरूप। फतवा ए जहांदारी में कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक राज्य है जिसका मुख्य उद्देश्य इस्लामी कानूनों और नियमों को लागू करना है। दूसरा है सुल्तान की शक्तियाँ। इस संबंध में कहा गया है कि सुल्तान राज्य का सर्वोच्च अधिकारी है जिसके पास कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्तियां हैं। तीसरा है इस्लामी कानूनों का पालन। फतवा ए जहांदारी में कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत में इस्लामी कानूनों का पालन किया जाना चाहिए और सुल्तान को इन कानूनों को लागू करने के लिए काम करना चाहिए। चौथा है न्याय और न्यायपालिका। इस ग्रंथ में कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत में न्याय और न्यायपालिका का महत्वपूर्ण स्थान है और सुल्तान को न्याय के सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेने चाहिए। 13वां नंबर क्वेश्चन है, बर्नी ने राजा के कर्तव्यों के बारे में क्या उल्लेख किया है? आंसर है, बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में राजा के कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित बातें उल्लेख की हैं। पहला है न्याय और न्यायपालिका। बर्नी ने कहा है कि राजा का मुख्य कर्तव्य न्याय और न्यायपालिका को बनाए रखना है। राजा को न्याय के सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेने चाहिए और अपनी प्रजा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दूसरा है प्रजा की रक्षा। बर्नी ने कहा है कि राजा का दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है। राजा को अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम करना चाहिए। तीसरा है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। बर्नी ने कहा है कि राजा का तीसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। राजा को अपने राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। चौथा है धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन। बर्नी ने कहा है कि राजा का चौथा महत्वपूर्ण कर्तव्य धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना है। राजा को अपने धर्म और समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। अपने प्रजा को भी इन नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 14वां नंबर क्वेश्चन है, क्या दिल्ली सल्तनत एक धर्मतांत्रिक राज्य था? प्रमाणित करो। आंसर है, दिल्ली सल्तनत एक धर्मतांत्रिक राज्य नहीं था, बल्कि यह एक मध्ययुगीन इस्लामी राज्य था जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित था। यहाँ कुछ प्रमाण दिए गए हैं जो इस बात को साबित करते हैं। पहला है इस्लामी कानूनों का पालन। दिल्ली सल्तनत में इस्लामी कानूनों का पालन किया जाता था, लेकिन यह राज्य धर्मतांत्रिक नहीं था। सल्तनत के शासकों ने इस्लामी कानूनों को लागू किया, लेकिन उन्होंने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता दिखाई। दूसरा है अन्य धर्मों की स्वीकृति। दिल्ली सल्तनत में अन्य धर्मों की स्वीकृति थी। सल्तनत के शासकों ने हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाई और उन्हें अपने धर्म का पालन करने की अनुमति दी। तीसरा है राज्य और धर्म का पृथक्करण। दिल्ली सल्तनत में राज्य और धर्म का पृथक्करण था। सल्तनत के शासकों ने धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया और उन्होंने राज्य के मामलों में धर्म के नियमों का पालन नहीं किया। चौथा है सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ। दिल्ली सल्तनत में सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ धर्मतांत्रिक नहीं थी। सल्तनत के शासकों ने सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ बनाई जो धर्म के नियमों पर आधारित नहीं थीं।
15वां नंबर है, धार्मिक वर्ग का दिल्ली सल्तनत पर प्रभाव किस प्रकार का था? आंसर है, दिल्ली सल्तनत पर धार्मिक वर्ग का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण था। इस्लामी धर्म गुरुओं और उलेमाओं ने सल्तनत के शासकों को धार्मिक मामलों में सलाह दी और उन्हें इस्लामी कानूनों के अनुसार शासन करने के लिए प्रेरित किया। धार्मिक वर्ग का प्रभाव निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इस्लामी कानूनों का पालन, धार्मिक वर्ग में सल्तनत के शासकों को इस्लामी कानूनों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। अगला है धार्मिक शिक्षा, धार्मिक वर्ग ने सल्तनत में धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया और मदरसों और मस्जिदों की स्थापना की। अगला है नैतिक मूल्यों का पालन, धार्मिक वर्ग में सल्तनत के शासकों को नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपनी प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण और दयालु होने के लिए कहा। राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी, धार्मिक वर्ग ने सल्तनत के शासकों को राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपने निर्णयों में इस्लामी सिद्धांतों को पालन करने के लिए कहा। अगला है 16वां नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत के कार्यों में उलेमाओं का हस्तक्षेप क्यों नहीं होने दिया? आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत के कार्यों में उलेमाओं का हस्तक्षेप नहीं होने दिया क्योंकि वह एक शक्तिशाली और केंद्रीकृत शासन की स्थापना करना चाहता था। वह चाहता था कि सल्तनत के सभी मामलों में उसकी ही चलती हो, न कि उलेमाओं की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसमें से एक था कर प्रणाली में सुधार। उसने अनाज और कृषि उत्पादों पर कृषि कर 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनमें से एक था दिल्ली के बाजारों में मूल्य नियंत्रण। उसने सहाना-ए-मंडी नाम से कई मंडियां बनवाई, जहां पर मुस्लिम व्यापारियों को विशेष परमिट दिया जाता था और उनका इन मंडियों पर एकाधिकार भी था। इन निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली और केंद्रीकृत शासन की स्थापना करना चाहता था, जहां पर उसकी चलती हो। 17वां नंबर है, दिल्ली सुल्तानों और खलीफा के बीच संबंध किस प्रकार के थे? आंसर है, दिल्ली सुल्तानों और खलीफा के बीच संबंध निम्न प्रकार के थे। पहला है आध्यात्मिक संबंध, दिल्ली सुल्तानों ने खलीफा को इस्लामी जगत के आध्यात्मिक नेता के रूप में मान्यता दी और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। दूसरा है राजनीतिक संबंध, दिल्ली सुल्तानों ने खलीफा को राजनीतिक संबंध बनाए रखे और उनकी अनुमति से अपने शासन को वैध बनाने का प्रयास किया। तीसरा है वित्तीय संबंध, दिल्ली सुल्तानों ने खलीफा को वार्षिक उपहार और कर भेजा, जो उनके राजनीतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए था। चौथा है स्वतंत्रता की घोषणा, दिल्ली सुल्तानों ने खलीफा की अनुमति के बिना अपने शासन को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिससे उनके संबंधों में तनाव उत्पन्न हुआ। 18वां नंबर है, दिल्ली सल्तनत एक सैनिक राज्य था, प्रमाणित करें। आंसर है, दिल्ली सल्तनत एक सैनिक राज्य था जिसका मुख्य उद्देश्य अपनी सैन्य शक्ति के बल पर अपने क्षेत्र का विस्तार करना और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। यहाँ कुछ प्रमाण दिए गए हैं जो इस बात को साबित करते हैं। पहला है सैन्य अभियानों की निरंतरता, दिल्ली सल्तनत के शासकों ने अपने शासनकाल में निरंतर सैन्य अभियान बनाए, जिनका मुख्य उद्देश्य अपने क्षेत्र का विस्तार करना और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। दूसरा है सैन्य प्रशासन की व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत में सैन्य प्रशासन की एक व्यवस्थित व्यवस्था थी, जिसमें सैन्य अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता था और उन्हें सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार बनाया जाता था। तीसरा है सैन्य बलों का उपयोग, दिल्ली सल्तनत के शासकों ने अपने सैन्य बलों का उपयोग न केवल अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किया, बल्कि उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों पर भी हमले किए और उन्हें अपने अधीन करने का प्रयास किया। चौथा है सैन्य अर्थव्यवस्था, दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सैन्य गतिविधियों पर आधारित थी। सल्तनत के शासकों ने अपने सैन्य अभियानों के लिए विभिन्न स्रोतों से धन। 19वां नंबर है, रोमन जगत में राज्य के स्वरूपम का वर्णन करो। आंसर है, रोमन जगत में राज्य के स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित है। पहला है राज्य का एकत्रीकरण, रोमन जगत में राज्य का एकत्रीकरण एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। रोमन साम्राज्य ने अपने पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने क्षेत्र में विस्तार किया और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा है राज्य की शक्तियाँ, रोमन जगत में राज्य की शक्तियाँ बहुत विस्तृत थी। रोमन साम्राज्य के शासकों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिकाओं की शक्तियाँ प्राप्त थी। तीसरा है राज्य और धर्म का संबंध, रोमन जगत में
राज्य और धर्म का संबंध बहुत गहरा था। रोमन साम्राज्य के शासकों ने धर्म को राज्य के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखा और उन्होंने धर्म के प्रति सम्मान व्यक्त किया। चौथा है राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। रोमन जगत में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत व्यवस्थित थी। रोमन साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक प्रांत का प्रशासन एक राज्यपाल द्वारा किया जाता था। 20वां नंबर है चीन में मंडारिन व्यवस्था का वर्णन करो। आंसर है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए आंसर कर पढ़ते हैं। चीन में मंडारिन व्यवस्था एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जो चीनी साम्राज्य में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को संभालने के लिए स्थापित की गई थी। यह व्यवस्था चीनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चीनी साम्राज्य के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंडारिन व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है प्रशासनिक अधिकारी। मंडारिन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो चीनी साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों को संभालते थे। दूसरा है परीक्षा प्रणाली। मंडारिन व्यवस्था में परीक्षा प्रणाली का उपयोग किया जाता था जिसमें उम्मीदवारों को विभिन्न विषयों में परीक्षा देनी होती थी। तीसरा है प्रशासनिक इकाइयाँ। मंडारिन व्यवस्था में प्रशासनिक इकाइयाँ स्थापित की गई थी जो चीनी साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों को संभाल। चौथा है केंद्रीय नियंत्रण। मंडारिन व्यवस्था में केंद्रीय नियंत्रण का प्रयोग किया जाता था जिसमें चीनी साम्राज्य के केंद्रीय प्रशासन द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और नियंत्रण किया जाता था। तो बच्चों ये कंप्लीट होता है 4 मार्क्स के। अब इसके आगे में हैं 8 मार्क्स के हैं जो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।